CNT कौन सा एरिया में आएगा ये? ये वाला एरिया को छोड़ के पूरा हम लोग का ये होगा ना। टोटल कितने प्रमंडल में होगा? 4। मूल रूप से कितने प्रमंडल में थे? मूल रूप में 2, उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर। बाद में दोनों से एक एक प्रमंडल का क्या हुआ? जन्म हुआ। CNT में टोटल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? 19 अध्याय, 271 धाराएं। और अनुसूची कितना है? अनुसूची 2। SPT में भी 2 अनुसूची है, ठीक ना? वहां हम लोग लिखने भूल गए थे, उसको लिख लीजिएगा। लागू कब हुआ है? 11 नवंबर 1960। मतलब 11/11/1960 ना, यही ना? ठीक। हम लोग इसमें पूरा 19 का 19 अध्याय एक ही बार जैसे SPT में किया तो ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ा है। 19 को 19 लिखने में फिर टाइम लग जाएगा हम लोग को। तो धीरे धीरे हम लोग अध्याय को शुरू करेंगे, ठीक। क्लास का टाइमिंग क्या है? क्या हुआ? सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लग रहा आप लोग। CNT का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। पहला अध्याय देखिए इसमें। पहला इसमें भी है, देखिए हम लोग SPT में ज्यादातर हम लोग को डायरेक्ट फैक्ट पूछता है कि कौन सा धारा में क्या है, क्योंकि वहां ज्यादातर नहीं है। कितना है? ओनली 72 है। और CNT क्या है? 271 है। तो इसमें जो इजी और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला उसका धारा पूछता है, बाकी यहाँ कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक ना? मुंडी कट रही है। हाँ, इसलिए यहाँ अगर भले आपका एग्जैक्ट अगर धारा याद नहीं भी रहे तो भी कम से कम कॉन्सेप्ट याद रखना है। और एग्जैक्ट धारा याद रखने के लिए हम लोग को जैसे SPT अभी ठीक ठाक है ना? हुआ है कि नहीं हुआ है? जैसे अभी कुछ तो बोल पा रहे हैं ना, कम से कम अनुमान तो कर पा रहे कि इसके बीच होना चाहिए। कर पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, क्योंकि कंप्लीट होने के बाद भी 5 या 6 दिन हो चुका है। 5 क्लास में कंप्लीट हुआ और 5 दिन आप लोग ऐसे रिवीजन कर ही चुके होंगे। कल आप लोग क्या ये डिस्कशन भी किए हैं, तो होना चाहिए। SPT से अभी एक भी मतलब गलत नहीं होना चाहिए, अगर वो डीप ना पूछे तो। मतलब जितनी भी बुकें हैं झारखंड में जो SPT का है, वो कहीं से भी अगर बुक से पूछे तो आप लोग से फिर वो आउट ऑफ नॉलेज नहीं होगा, ठीक ना? उतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अध्याय 1 में धारा कहां से कहां? 1 से 3। तो अध्याय जो भी है, पहला क्या? पहला अध्याय कोई भी चैप्टर या कोई भी एक होगा तो उसका परिचय ही पहला अध्याय होगा ना। जैसे SPT में हुआ था तो उसी टाइप से इसमें भी क्या होगा? परिचय वाला में होगा। तो क्या होगा? पहले इसका प्रारंभिक में क्या लिखा हुआ है इसमें? संक्षिप्त नाम, प्रसार, निर्वासन लिखा है कि नहीं? अध्याय 1 में निरसन होगा ना? निरसन और प्रारंभिक होगा ना? हाँ, प्रारंभिक, प्रसार, निरसन और परिभाषा, ये हम लोग क्या अध्याय क्या है? प्रथम
प्रथम में हम लोग का प्रारंभिकी और प्रसार अगर हम लोग देखे हैं तो प्रारंभ कब हुआ है हम लोग का 1960 में। तो धारा हम लोग वन में क्या कहेंगे, सबसे पहले इसका संक्षिप्त नाम। तो संक्षिप्त नाम क्या है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, यही है ना 1908। ये 1908 भी उसी नाम में है, याद रखिएगा, ये धारावान में है। और इसमें क्या बोल रहा है कि जहां जहां पर ये हम लोग का छोटनागपुर वाला जो भी एरिया है, उत्तरी छोटनागपुर और दक्षिण छोटनागपुर, दोनों में ये क्या होगा, मतलब इसी एक्ट के अंतर्गत आएगा। और इसमें जो बिहार उड़ीसा जो एक्ट था वो भी इसी में शामिल हो जाएगा। जो नगरपालिका एक्ट था उसके तहत जो जो भी क्षेत्र था, जैसे छावनी हुआ या महानगर हुआ, नगर हुआ, वार्ड हुआ, तो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, हम लोग का सीएनटी के अंतर्गत आ जाएगा। इसी यही हम लोग का धारा 1 में है। धारा 2 में है कि निरसन। निरसन का मतलब क्या है, एसपीटी में क्या बताए थे, हाँ, ये नियम जहां जहां लागू होगा, जिस जगह तक, जिस मतलब जिस इसका जब मतलब जो भी इसका नियम है, अगर दूसरा कुछ नियम अगर इस पे हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो बाकी जो भी नियम होगा वो क्या होगा, अपने आप शून्य हो जाएगा। तो कौन सा चलेगा फिर, सीएनटी एक्ट। ये किसमें है हम लोग का, निरसन में। और निरसन कौन सा है, धारा 2 में है। पहला में संक्षिप्त नाम और जहां प्रसार होगा, दूसरा में निरसन होगा, कैसे वो हटाए गए, जैसे एसपीटी में क्या हुआ था, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है। तीसरा में क्या होगा, परिभाषाएं। तीसरा में क्या है, परिभाषाएं। तो अध्याय 1 इजी है, प्रारंभिकी, प्रसार, दूसरा में निरसन और तीसरा में परिभाषाएं। निरसन में भी यहाँ देखिएगा आप लोग को दो चीज यहाँ देखने को मिलेगा, एक अनुसूची क और एक होगा अनुसूची ख। तो अनुसूची क जो है ये हम लोग का छोटनागपुर एरिया मतलब मेन रांची एरिया पड़ता है, और अनुसूची ख में है हम लोग इधर ईचागर, पटमदा, सिंहभूम, ये एरिया पड़ते हैं हम लोग इसमें अनुसूची ख में। समझ में आ रहा है ना, अध्याय अभी पर क्या बोल रहे हैं, कोई नहीं, यहाँ लिख लीजिए साइड में पेंसिल में कि धारा 2 में निरसन के बारे में है। मतलब जहां जहां ये नियम लागू होगा सीएनटी, अगर वहां पहले से कोई कानून है तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या इसके बाद में मतलब इस ये जो जो बोल रहा है उस पर ओवरलैप नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, तो निरसन है हम लोग का। लिख लीजिए दूसरा, कौन सा बुक है ये, उड़ान है क्या, हाँ, तो उसको लिख लीजिए, निरसन है दूसरा में। मिटा देना। परिभाषाएं देखिए, अभी थोड़ा कुछ कुछ हम लोग देखेंगे। रैयत क्या होता है पता है ना, रैयत क्या है, भूस्वामी, भूधारक या भूधृति, रैयत और दर रैयत, ठीक है ना। भूस्वामी मतलब अभी प्रेजेंट अगर हम लोग का जो भूमि है उसमें क्या झारखंड सरकार, भारत सरकार आता है कि नहीं, भूमि एक्चुअली झारखंड राज्य का विषय होता है। तो क्या होगा हम लोग का, अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो भूस्वामी कौन होगा, झारखंड सरकार।
भूधृति या भूधारक जो है, जैसे हम लोग जो जमीन खरीद बिक्री किए हैं उसमें देखिए क्या होगा कि अभी खतियान किसके नाम पर आ रहा है, अपने नाम पे आ रहा है ना। खतियान हमारे पूर्वज लोग है ना, खतियानी। तो क्या है भूधारक, और जो भूधारक मतलब ये क्या है, भूमि का धारण किया है। धारण क्यों किया है, क्योंकि को खेती बाड़ी करना है या करवाना है, जो भी मतलब इसके जमीन का नाम किसके नाम पर आ रहा है, भूधारक या भूधृति के नाम पर। और एक्चुअली जमीन किनका है, सरकार की। रैयत, ये भूमि लीज में, मतलब क्या बोलते उसको, भाड़े में, लीज में लेता है ये लोग। मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना भागी, नाम सुने हैं ना, अपने अपने एरिया में क्या बोलते हैं भागी देना को, बटाईदार या बटे जो भी है। तो ये वो आदमी आई, ये किससे लेता है, भूधारक से। और रैयत के अंदर ये भले किसी और से लिया है भागी, उन्होंने भी किसी और को दे दिया है। तो दर रैयत क्या है, दर रैयत किसके अंतर्गत रहेगा, रैयत के। रैयत किसके अधीन रहेगा, भूधारक। और भूधारक किसके अधीन आ रहा है, भूस्वामी। समझ में आया इतना चीज। हाँ कि ना। तो हम लोग के यहाँ कितना, 4 चीज समझ में आ गया ना, भूस्वामी, भूधारक, भूधृति, एक ये रैयत, दर रैयत। अगर रैयत यहाँ पे आई, फिर से आप देखिए रैयत को भी 2 भाग में, अनाधिकृत, अनाधिकृत रैयत नहीं, अधिभोगी रैयत होता है। अधिभोगी रैयत और अनाधिभोगी रैयत। रैयत का मतलब समझ में आ गया, जो खेती करने के लिए भूधारक से जमीन लीज में लेता है, उसके बदले उसको लगान या जो भी अपना हिस्सा दे देता है। अब ये 2 प्रकार का होगा, एक अधिभोगी रैयत और एक अनाधिभोगी रैयत। अधिभोगी रैयत उसको कहेंगे जो अपने उपजाऊ किया, जो अपने उत्पादन किया, उसको भोग करने का अधिकार है। जैसे उन्होंने चावल उगाया तो चावल में अपने उपयोग में लाने का अधिकार है। तो जो उत्पादन करते हैं, अगर वो खुद उसको यूज कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिभोगी रैयत। समझ में आ रही है। और जो रैयत अपना उत्पादन का जो भी मतलब जो भी उत्पादन किया, उसका अगर वो भोग नहीं कर पा रहे हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको अनाधिभोगी रैयत। समझ में आया। इसी में और एक शब्द आएगा, भुक्त बंधक रैयत। क्या लिखा है, भुक्त बंधक रैयत। इसका मतलब होता है कि वैसे रैयत जो अपने भूस्वामी से कुछ पैसा लिया है, मतलब कुछ पैसा लिया है, और ये उसके मतलब, इसको समझिए, कैसे होगा, उसके अपने पास जमीन ही नहीं तो कहां से वो बंधक देगा। रैयत क्या है ना, कुछ अपने स्वामी से कुछ पैसा लेता है कि आप अभी पैसा दीजिए, आपका खेती बाड़ी में करके दूंगा, ठीक है ना। और बोलता है कि अगर जब तक अगर मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, तब तक जो भी उत्पादन होगा वो सब आपका ही है, उसका मैं यूज नहीं करूंगा। जैसे बंधक देते हैं ना गांव घर में, कांसा गोटी सोना गहना जो भी है, पैसा देकर देते हैं कि नहीं देते हैं। उसमें क्या बोलता है कि जब तक मैं पैसा नहीं लौटाऊंगा तब तक ये सामान आप ही के पास रहेगा। होता है कि नहीं होता है। तो वही चीज है कि इन्होंने अपने स्वामी से मान के चलिए 10,000 लिया है। अब बोले कि जब तक मैं आपको लौटाऊंगा नहीं, तब तक आपके जमीन जो होगा, खेत जो होगा, उसको मैं जोत दूंगा, यहाँ जितना भी उत्पादन होगा, जो भी आप बोलिए उत्पादन करेंगे, और पैसा भी आप अपने पास रखिएगा। मतलब पैसा देकर उसको एक तरीके से गुलाम टाइप से बनाया जाता है इसमें, समझे। तो उसको क्या बोलेंगे, भुक्त बंधक। मतलब वो
उस बंधा हुआ है कि उसमें जो भी उत्पादन होगा उसका उपयोग नहीं कर पाएगा वो रैयत। कौन? भुक्त बंधक रैयत। समझ में आया? हाँ कि ना? नहीं समझ में आ रहा है? झारखंड जो अभी है, क्या पहले भी ऐसा था या पूरा वन जंगल से भरा हुआ था? हाँ। और जहां वन जंगल से भरा हुआ था और इंसान को अपना जीवन यापन करने के लिए खाने की व्यवस्था करना होगा, ऐसे में क्या होगा? जंगल को काट के फिर खेती बाड़ी करना होगा कि नहीं होगा? तो जंगल को जो काट के खेती बाड़ी में रूपांतरित किया गया, तो जो सदानों ने किए उसको कहा गया कोड़कर। जो मुंडाओं ने किया उसको कहा गया खूंट कट्टी। और जो उरांव ने किए, उरांव लोग ने, उसको कहा गया भुइहारी। भुइहारी मतलब चीजें एक ही है, बस नाम उसका अलग है। समझ में आया? जो सदानों ने जंगल को, पूरा जो जंगल था उसको काट के या फिर ऊपर उबड़ खाबड़ था उसको एक समान किया गया, तो उसने जो भी जमीन को कोड़ करके, इसलिए उसका नाम ही क्या हुआ? कोड़कर। मुंडा लोगों ने जो किया वहां पे अपने आसपास के एरिया को क्लेम कर खेती बाड़ी किया, तो उस एरिया को खुंटकट्टी कहा गया। और उरांव लोगों ने जहां किया उसको भुइहारी कहा गया। समझ में आया? जोत का मतलब क्या होगा? उपजाऊ जमीन मतलब एक प्रकार का, अभी जोत का आप खेत मान सकते हैं कि जो खेत है वही जोत है, ठीक ना? पुनर्ग्राह पुनर्ग्राही। एक मिनट, थोड़ा स्पेलिंग देखने दीजिए। पुनर्ग्राही भूधृति मतलब ऐसी भूधृति, या मतलब ऐसे व्यक्ति जिसके पास नर वारिस ना हो। मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है, वो किसी राजा से जमीन लिए हैं और इसका पास क्या है? नर मतलब बाल लड़का नहीं है, तो इसका जो संपत्ति है वो क्या, वो पुनः राजा या भूस्वामी के पास जाएगा। उसको पुनर्ग्राही भूधृति कहा जाता है। समझ में आया? मान के चलिए अभी नहीं, उस टाइम क्या बात करें, अभी क्या है कि अभी बेटी है तो बेटी को भी दिया जाता है। और अभी लेकिन हिंदू जो सिविल ये है, हिंदू लोग के अनुसार आप दे सकते हैं अपनी, जैसे कि अभी हम लोग जो है वो अपने, अगर लड़का नहीं है तो लड़कियों के नाम पे भी वो जमीन उसका हिस्सेदारी होता है। लेकिन अभी भी आदिवासी लॉ में जो लोग का मतलब अलग से है, उसमें लड़कियों को नहीं दिया जाता है, ठीक है ना? तो ऐसे में कोई अगर मालिक है, मान के चलो वो किसी एक से लिया है जमीन, भूमि लिए हैं, और इसका अगर नर मतलब इसका लड़का या लड़का नहीं है, इसका बेटा नहीं है, तो ये जमीन फिर अपने अगर बेटी है या किसी और को स्थानांतरित ना होकर डायरेक्ट फिर से पुनः मालिक के नाम चला जाता है, जैसे उनकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब अगर उसका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्या वो जमीन फिर से वापस राजा या भूस्वामी के पास चला जाएगा। उसको पुनर्ग्राही भूधृति कहा जाता है। समझे?
डिग्री, जो जो हम लोग बोलते हैं ना कोर्ट में डिग्री नहीं है, तो एक्चुअली उसका नाम है डिग्री है। ठीक ना। क्लास 9:30 तक चलेगा और आधा घंटा आप लोग डिस्कशन करिएगा, क्योंकि सीएनटी अगर एक बार कंप्लीट हो गया तो आप लोग के सिलेबस में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जिससे आप लोग मतलब कमांड नहीं होगा। और अगर 2-4 दिन, ये लगभग 6 से 7 दिन का क्लास होगा। कितना क्लास होगा? 7 से 8 दिन। 8 दिन मान के चलिए। ज्यादा दिन हो रहा है या कम हो रहा है? बहुत ज्यादा दिन लग गया। देखिए मैं 5 दिन में करा दूंगा, बस आप लोग समझ के रहिएगा। फिर कितना दिन में कराना है जना बताइए। ठीक है सर, थोड़ा कम ही करेंगे, समझ में तो आना चाहिए। हाँ तो फिर कुछ होगा नहीं। +-8 करिए, 2 +-8 हो जाएगा। या तो 6 दिन में नहीं होगा, मतलब मान के चलो 10 दिन चाहेगा। और ये भी है 10 दिन आपका अभी भी नहीं है, मतलब 2 फरवरी से पहले कंप्लीट करना है, ताकि अगर 8 मार्च को भी अगर आ रहा है एग्जाम हो रहा है तो हम लोग का एसपीटी तो लगभग हो गया, सीएनटी को भी 2 फरवरी तक अगर कंप्लीट कर देते हैं तो और 6 दिन मान के चले, 6 से 7 दिन उसको रिवीजन करने में अपने स्तर से, तो 10 फरवरी तक पूरी तरीके से आपका सीएनटी और एसपीटी मुंह में होना चाहिए। कितने तारीख तक? 10 तारीख तक। 10 फरवरी तक अगर आ जाएगा, 5 फरवरी, 5 दिन और कर लीजिए, 10 और 15, 15 फरवरी तक आपका हो जाएगा क्या, साहित्य और साहित्यकार सीएनटी एसपीटी। और 2 दिन ले लीजिए, 17, 17 फरवरी तक जितना भी एक्ट वगैरह जो भी कानून है, जैसे कि कौन कौन सा हुआ है, उग्रवादी वगैरह या फिर स्थानीय नीति, और कौन कौन सा नीति है, पुनर्वास, तो सब मिला के 17 फरवरी तक हो जाएगा। उसके बाद जितना भी है सब छोटा छोटा है। ठीक ना। तो आज इंडियन जीके सर, क्या, इंडियन जीके वो कहाँ जाए? इंडियन जीके का सब कराया हुआ है, उसको देखिए, जो उत्पाद सिपाही वाला जो कराया हूं ना, वही काम आएगा। उसमें किससे कुछ एक्स्ट्रा होगा तो बुक पढ़ना ही पड़ेगा। टेस्ट तो दिए है ना आप लोग, उसको रिवीजन करिए बुक को। और बाकी किसी किसी दिन मतलब डाउट होगा तो उस टाइम हम लोग को टॉपिक उठाएंगे, जो भी टॉपिक होगा। समझ में आ रही ना। मिसलेनियस वाला एक टेस्ट उसका बाकी है सर, जो दिए नहीं है। कल देना है, कल नहीं, परसों। परसों। पहले पूरे सिलेबस पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरे को बोलिएगा, ठीक ना। जो आप भेजे तो वो पढ़े हैं, आपका जो नोट्स था वो सब नहीं हो पाया ठीक से। बाकी जो था मानवाधिकार वो सब पढ़े हैं। अच्छा ठीक है, बाकी और भी थोड़ा बहुत देख लीजिए, उसमें 2-4 दिन टाइम ले लीजिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना सिर्फ अभी टेस्ट मत दीजिए, बस जो टॉपिक है उसके बाद पढ़ लीजिए आप लोग। और इसलिए अभी आज अभी कौन सा टेस्ट हुआ आज? 3 है। मॉडर्न ना, 25 तारीख ना, 26, 27, 27 को टेस्ट 4 होगा, और 31 को पिकनिक है हम लोग का, तो 30 को होगा आपका टेस्ट 3, टेस्ट 5, 30 को। ठीक ना। और आप लोग को लग क्या रहा था कि सरस्वती पूजा में एंजॉय हो रहा था, सब भूल गए क्या टेस्ट? याद था ना 25 को मॉडर्न का होगा? सब भूल गए होंगे। अध्याय 2 में क्या है, ये टेस्ट याद रख लीजिएगा। 27 को चौथा टेस्ट होगा और 30 को 5वां टेस्ट होगा। ठीक ना। और शेड्यूल में देख लीजिएगा कि चौथा और 5वां में क्या क्या है। काश्तकारों का वर्गीकरण यही है ना, कहां से कहां है? 4 से 8। 4 से 6
4 से 8। तो काश्तकारों का वर्गीकरण जो पहला ही होगा, कितने भाग में किया गया है? 4 भाग में। क्या क्या है? भूधारक, भूधारक को भूधृति भी बोलेंगे। उसके बाद क्या है? रैयत, रैयत, रैयत के बाद दर रैयत, दर रैयत, और इसके बाद दारी कुटकटीदार, मुंडारी। कुटकटीदार। ये जो चारों शब्द लिखा हूं, चारों शब्द का मीनिंग पता है ना आप लोग को? अभी बताया जस्ट। भूधारक, रैयत, दर रैयत और मुंडारी कुटकटीदार। कुटकटीदार, हाँ अभी हम लोग पढ़े ना कुटकट्टी, पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे परिभाषा में अभी पढ़े ना कुटकट्टी, हाँ सर। तो वही तो है कुटकट्टी। ये किसमें है? धारा। तो धारा 4 में काश्तकारों का वर्गीकरण है। धारा 4 में क्या है? काश्तकारों का वर्ग। वर्गीकरण। भूधारक, उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। भूधारक, रैयत, दर रैयत और मुंडारी कुटकटीदार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि काश्तकारों का वर्गीकरण सीएनटी में कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है? आंसर क्या होगा? 4। अब फिर से ऑप्शन देगा ए बी सी डी करके कि निम्नलिखित में से कौन सा काश्तकारों का वर्गीकरण नहीं है। तो 3 रहेगा, 3 में से एक को हटा के कुछ और डाल देगा। तो क्या होगा? जो भी एक्स्ट्रा इनके अलावा जो रहेगा वो आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ कि ना? हाँ सर, लिख रहे हैं। हाँ। और इसको और कर देगा, 4 हो गया। 5 में लिख देगा कि आपका अधिभोगी रैयत, 6 में अनाधिभोगी रैयत, 7 में भुक्त बंधक रैयत। अब 6-7 दे दिया, उसमें से ABCD करके देगा और उसमें बोलेगा कौन कौन सा आपका काश्तकारों का वर्गीकरण है। तो हम लोग फिर वहां से चुनना है। मतलब आपका कंटेंट यही रहेगा, लेकिन 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन फ्रेमिंग किया जा सकता है अपने लेवल के अनुसार। समझ में आ रही ना बात? जी सर। चौथा हो गया काश्तकारों का वर्गीकरण। 5वां में ही है धारा 5। धारा 5 में भूधारक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? इसकी मतलब भूधारक का अर्थ। वो अर्थ हम लोग पहले परिभाषा में पढ़ चुके हैं ना। जो रैयत है, रैयत फिर 3 भाग में डिवाइड होता है यहाँ पे। कौन कौन सा? अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और नए रैयत। यही था ना? या कुछ और है? अच्छा नहीं, कुटकटीदार युक्त रैयत। भुक्त बंधक होना। भुक्त बंधक है या कुटकटीदार है? आप लोग मेरे कंफ्यूजन करा दे रहे हैं। कुटकट्टी है। कुटकटी अधिकार प्राप्त। अधिकार युक्त रैयत। तो मतलब ये जो रैयत है यहाँ पे, जो काश्तकारों का वर्गीकरण में, वो फिर कितने भाग में डिवाइड हो रहा है? अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और कुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत। ठीक ना? धारा 5 में क्या है? भूधारक का अर्थ। ये आप लोग अपना लिखिए, मेरा यहाँ सामने है, तो इसको समझने के लिए, सिनॉप्सिस के लिए अच्छा है। 6ठा में क्या है? रैयत के बारे में पढ़ना है हम लोग को। रैयत का अर्थ क्या है? तो धारा 6 में क्या है? रैयत का अर्थ। धारा 7 में क्या है? कुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत। और धारा 8 में क्या है? किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को? मुंडारी कुटकट्टीदार युक्त रैयत।
और दोनों याद रखिएगा कि सातवां जो खुंडकटीदार युक्त रैयत है, इसमें मुंडारी खुंडकटीदार युक्त रैयत को शामिल नहीं किया है। जो सातवां पॉइंट है खुंडकट्टी अधिकार युक्त रैयत, इसमें मुंडारी खुंडकटीदार युक्त रैयत को शामिल नहीं किया है। हाँ, उसमें तो नहीं है, इसमें भी ये शामिल नहीं है। ठीक है ना? 8 तक हो गया ना? अरे हाँ कि ना? अध्याय 2 खत्म। क्या हुआ? डाइजेस्ट नहीं हो रहा? इतना जल्दी कैसे खत्म हुआ? इसी को यहां से तोड़ तोड़ के अलग से किया गया है। समझ में आ रहा है ना? देखिए, सिर्फ रट्टा नहीं मानना है, हम लोग साइंटिफिक तरीका पकड़ना है पढ़ने का। ऐसा पढ़िए क्योंकि आपका सीएनटी और सीएनटी भले एसपीटी आपका काम ना है, लेकिन सीएनटी आपका जमीन है। आपका जमीन सीएनटी में आता है कि नहीं आता है? तो इसलिए ये सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मत पढ़िए। और जब मैं भी पढ़ा था तब एग्जाम जेपीएससी के लिए नहीं पढ़े थे, बल्कि अपने जमीन की बारे में हमारे क्या अधिकार है उसको जानने के लिए मैं पढ़ा था। इसको इंटरेस्ट तभी बनेगा। अध्याय 2 खत्म। आइए देख, यहां तक कुछ डाउट किसी को? चलिए अध्याय 3। क्या नाम है? भूधारक के बाद अब क्या था? रैयत। रैयत है ना, इसमें अधिभोगी रैयत होगा। क्या है? हाँ, अच्छा, भूधारक का भी किया है ना। अध्याय 3 में क्या है? कहां से कहां है? 9 से भूधारक, 9 से 14 या 15 जी डुबाइएगा आप लोग। 14 तक किया है, 14 तक ही दिया है। कोई नहीं, 15 कर लीजिए आप लोग। 9 से 15। 15 तक ही होगा, एक्चुअल में 15 का दिया ही नहीं है, डायरेक्ट सीधे 16 का। हाँ तो ठीक है, 9 से 15 करिए। भूधारक। लिख लिया ना? भूधारक का मतलब होता है कि जो सरकार का जमीन है उसके बाद हम लोग के पास जो आया, मतलब खतियानी एक प्रकार के बोल सकते हैं। ठीक ना? तो पहला में बोल रहा है कि जो टैक्स लगेगा, एक मिनट, हाँ, कर से रिलेटेड है ना? लगान में वृद्धि तब तक नहीं होगा जब तक बंदोबस्त के टाइम नहीं बढ़ाया गया हो। मतलब उसका थोड़ा ट्विस्ट है, वो बुक किस लैंग्वेज, तो मेन एक्चुअली जो निकल के आता है उसका मतलब यही है कि जो लगान है, भूधारक को जो लगान लगता है उसमें वृद्धि तब तक नहीं होगा जब तक उसके बंदोबस्त जो नियम है उसमें लिखा ना गया हो। मतलब अगर बंदोबस्त जो है, जब बंदोबस्त किया गया जमीन का, अगर इस बंदोबस्त के टाइम अगर लिखा गया कि इसका टैक्स बढ़ेगा, तभी यहाँ भूधारक का लगान में वृद्धि होगा, नहीं तो पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। समझ में आया? थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा, ठीक ना? जमीन का मामला है, जितना समझेंगे उतना कोशिश करें समझने का ही हम लोग ज्यादातर। 9A में है कि भूधारक, भूधारक है कि भूस्वामी है? भूधारक, भूधारक या ग्राम प्रधान, इसका जमीन में लगान, इसका जो लगान है
इसमें वृद्धि तभी होगा जब उपायुक्त आदेश देंगे। मतलब भूधारा के ग्राम प्रधान की भूमि में लगान वृद्धि होगा उपायुक्त के आदेश के बाद ही। मतलब उपायुक्त के आदेश देने के बाद भूधारा या ग्राम प्रधान की लगान में वृद्धि होगी। किसमें? 9A में। मतलब भूधारक का लगान में वृद्धि तब तक नहीं होगा जब तक बंदोबस्त के टाइम, अरे मान के चलिए कहीं पे कुछ हम लोग डील करते हैं कि एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट में जो लिखा रहेगा उसी को मानेंगे ना हम लोग। एग्रीमेंट मान के चलिए यहाँ है कि सालाना आपको 10 लाख देना है, तो 5 साल 6 साल बाद जैसे जैसे उसका भले 10 लाख थोड़ा कम लगे तो चाहे क्या बढ़ाएंगे, वो बोलेगा 15 लाख बढ़ाएंगे। लेकिन आप तब क्या दिखाइएगा? आपका लीज पेपर दिखाइएगा ना कि ये तो बात कितने का है, 10 लाख का है, तो फिर काहे 15 लाख देंगे? बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? हाँ, तो डेट जो मतलब जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में अगर कुछ नहीं बढ़ाया पैसा, जैसे अभी हम लोग एग्रीमेंट कराते हैं चाहे जो भी, जैसे हम लोग सिंपल लाइब्रेरी का है, इसमें एग्रीमेंट है कि आपका हर एक साल जैसे से एक साल बढ़ेगा 500 रुपया मंथली बढ़ेगा, वो एग्रीमेंट में लिखा है। तो वही चीज वहां पे भी लिखा होना चाहिए, तभी जाके लगान में वृद्धि होगा, नहीं तो वृद्धि नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ कि नहीं? इससे और बेहतर क्या एग्जाम्पल देंगे आप लोग को? सबको अपना प्रैक्टिकल लाइफ में करिए। 10वां में आइए, भूइहार। अभी बात किए थे ना हम लोग, एक भूइहार जमीन कौन सा ये का है, जनजाति का है ये, उरांव जनजाति। तो भूइहार जमीन अगर छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटनागपुर भूधिरिति होगा, सॉरी, भूधिरिति एक्ट 1869, अगर यहाँ पे किसी भूइहार का नाम अगर रजिस्टर्ड है यहाँ पे, किसमें? इस एक्ट के तहत किसी का नाम, किसी का जमीन इस एक्ट के तहत पड़ता है, तो उसका टैक्स नहीं बढ़ेगा। तो इसमें लगान में वृद्धि कभी नहीं होगा। कौन सा जमीन में? भूइहारी। और ये बहुत चुनिंदा लोगों का ही होता है, इसलिए इसका आगे कतिपय लिखा हुआ है। कतिपय भूइहारियों की लगान में वृद्धि नहीं होगी, लगान देय में वृद्धि नहीं होगी। तो भूइहार जमीन में वृद्धि नहीं होगा। कौन से धारा के तहत? धारा 10। समझ में आया? थोड़ा बहुत आप लोग ना भले बुक सामने रखी, लेकिन एक पेज या एक कॉपी भी रखी, उसमें इस टाइप से सिनॉप्सिस बनाते चलिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पूरा हम लोग को पढ़ नहीं पाएंगे रीडिंग, तो इसलिए सिनॉप्सिस बनाना जरूरी है। समझ रहे हैं ना? और कोई एसपीटी अगर अब तक कंप्लीट नहीं किया तो उसको जाकर एक बार देखिएगा जरूर, प्ले लिस्ट में है। आगे चले। 9 में है कि अगर बंदोबस्त, मतलब जब एग्रीमेंट बना उस टाइम अगर आगे टैक्स बढ़ाने की बात नहीं की गई तो बाद में अभी हम लोग नहीं देंगे। 9 में बोल रहा है अगर भूधारक और ग्राम प्रधान के लगान में वृद्धि होगी तब जब उपायुक्त आदेश देंगे। 10 में बोला कि भूइहारी वैसे भूइहार जो छोटनागपुर भूधिरिति अधिनियम 1869 के तहत रजिस्टर्ड है, तो उसका लगान में वृद्धि नहीं होगा। किसमें है ये? 10 में। 11 में है ये। जैसे मान के चलिए कोई गांव है, गांव में एक बूढ़ा है जो भी है, उनका अपना बेटा नहीं है या बेटा है, लेकिन वो बेटा क्या नालायक निकला, तो क्या करते उसका जो अच्छा कोई उसका देख रेख करने वाला है, उसको सोच रहे क्या करेंगे, उसको अपना जमीन
दान में देंगे या विक्रय करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है गांव घर में? या फिर इसका अपना ही लड़का नहीं है, बेटा बेटी कोई नहीं है, और वो बहुत बड़ा जमींदार है, बहुत बड़ा जमींदार है, और ऐसे में जो ग्राम प्रधान होगा या जो भूस्वामी होंगे तो उनको क्या, उनका मान रहेगा ना कि इतना बड़ा इनका इतना जो जमीन है उसका अपना हथियाने का रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका भूस्वामी क्या रहेगा कि नहीं रहेगा रे? तो अगर यहाँ भूस्वामी के पास रहेगा, इनको मतलब मन ललचाएगा कि ये जमीन तो हम हत्या लेंगे, लेकिन वो ये चालाक है, वो जानता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो ये जमीन इनडायरेक्टली क्या होगा, पुनर्ग्राही भूधृति में आ जाएगा। इसका नर वारिस नहीं है तो मतलब क्या होगा, अंततः आना इनके पास ही है। तो चालाक क्या करेगा कि वो दान में देगा या विक्रय कर देगा किसी एक दूसरे व्यक्ति को, लेकिन और इनका नजर उस जमीन पे है। तो अगर क्या बोलता है कि भूधृति जो है, अंतरिति जिसके पास मतलब जिसको बना रहे हैं उसको इसके जो है वहां पे रजिस्टर में नाम चढ़ाना होगा कि नहीं होगा? एसपीटी में जो हम लोग पढ़े थे, कितना में 24 में जो पढ़े थे, तो वही चीज यहाँ पे आ रहा है। तो ये चीज इसका एक के नाम बी होना चाहिए, यहाँ भूस्वामी के यहाँ होगा, और भूस्वामी का जमीन में पहले से उसका नजर है, ये जैसे मरेगा ये हम कब्जा कर लेंगे। तो क्या करेगा, यहाँ वो साइन करेगा कि नहीं करेगा? इसका नाम यहाँ अपना रजिस्टर में दर्ज कराएगा कि नहीं कराएगा? कराएगा तो फिर इसका क्यों उसमें जाएगा ध्यान? हाँ चलिए, आप लोग नहीं समझे जो समझाना चाह रहे हैं। 11 में बस इतना समझिए कि कोई व्यक्ति है वो अपना जमीन विक्रय दान कुछ भी कर रहेगा तो भूस्वामी के वहां उनका रजिस्टर में लिखा रहेगा। ये समझ में आ जाएगा ना इतना दूर? ये समझे कि नहीं 11 नंबर में? हाँ, मतलब ये अगर अपना जमीन इसको दे रहा है तो कहीं ना कहीं चूंकि अपना वारिस नहीं है, किसी और को दे रहे तो वहां लिखना होगा ना कि इसके बाद ये जमीन का इसके पास जाएगा। लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा? अपडेट करना होगा। और ये कहाँ होगा? भूस्वामी के पास होगा, भूस्वामी के ऑफिस में, भूस्वामी के घर में होगा, मतलब उसका रजिस्टर में होगा। इतना समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब 12 नंबर में आइए। मान के चलिए भूस्वामी को भी पता है कि बहुत बड़ा जमींदार है, अगर वो मर गया तो अगर कोई किसी को नहीं देगा तो इनडायरेक्टली किसके पास आ जाएगा? भूस्वामी के पास ही आ जाएगा। पुनर्ग्राही भूधृति हम लोग पढ़े थे, अभी पढ़े थे ना कि अगर उसका नर वारिस नहीं हुआ तो फिर आ जाएगा। अभी भी ये चल रहा है कि मतलब कोई परिवार है, उनका आगे का बेटा बेटी नहीं है, तो जमीन मृत्यु होने के बाद किसके पास जाती है? सरकार के पास जाती है कि नहीं जाती है? हाँ, तो इसको अगर आप इकोनॉमिक्स में भाषा में जाइएगा तो इसको एस्चिट कहा जाता है। एस्चिट संपत्ति, मतलब ऐसे संपत्ति जिसका वारिस नहीं है वो संपत्ति फिर सरकार के पास जाती है। अगर ऐसे संपत्ति सरकार के पास जाएगी तो इसमें राजस्व व्यय होगा, राजस्व आय होगा या पूंजीगत आय होगा? ये चलिए पढ़िए, पूंजीगत आय होगा या राजस्व आय होगा? राजस्व आय होगा, क्योंकि उसके बदले कुछ हम लोग को देना नहीं पड़ता है। गुड, तो यही चीज है। तो ये भूस्वामी को पता है कि ये जमींदार है, वो मर जाएगा तो जमीन मेरे पास ही आएगा, लेकिन ये चालाक है, ये किसी और को विक्रय कर दे रहा है या दान कर दे रहा है। और अब ये पता चल गया कि ये जमीन किसी और को दे रहा है, तो क्या उसमें फिर वो साइन करेगा इसके नाम पर? नहीं समझे आप लोग? हे भगवान, ये जमींदार है कि ये रैयत? ये अभी यहाँ ये भूस्वामी है ना, इसको भूधारक मानिए आप। तो जमींदार और भूस्वामी तो सेम होगा।
इसको थोड़ा आप उस अभी कॉन्सेप्ट में देखिए, जैसे कि झारखंड सरकार हुआ, अब इसको झारखंड सरकार मानिए, क्या मानिए, झारखंड सरकार, और ये आप खतियानी मानिए, ठीक ना। अब खतियानी उसका अगर आगे वंश नहीं बढ़ेगा तो फाइनली जमीन किसके पास चला जाएगा, फिर झारखंड सरकार के पास जाएगा ना। हाँ, तो आप इसको मानिए अभी के टाइम में, लेकिन इसका आप कहानी को समझिए बस, ठीक ना। कभी कभी मूवी को बस समझना होता है, उसमें ये नहीं जानना है कि तुरंत कैसे ये होगा, जो दिखा रहे बस उसको समझिए अभी, ठीक ना। ये जमीन है इतना बड़ा और भूस्वामी है यहाँ, ये किसी और को ट्रांसफर करना चाह रहा है, और इसका भी नजर उस बड़े कब्जा करने का है। तो इसी अगर इसको ट्रांसफर कर दिया तो उस जमीन का मालिक तो मिल जाएगा ना, तो क्या वो राज्य सरकार उसको ले पाएगी, फिर भूस्वामी नहीं ले पाएगी। तो इसलिए भूस्वामी क्या करते हैं, इसका नाम पे जो भी डीड होता है, जो भी समझौता होता है, ये साइन नहीं करता है, कौन, भूस्वामी। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसे करेंगे तो फिर इसके एक तरह के इसका तनाशाही होगा कि नहीं होगा। तो इसको रोकने के लिए बोलता है अगर ऐसा स्थिति है तो ये को डायरेक्ट कहां जाना है, उपायुक्त के पास, और उपायुक्त फिर उस पे इसके नाम पे साइन कर देता है, और जैसे इसके नाम पे साइन होता है तो माना जाता है कि स्वतः ये भूस्वामी ने भी स्वीकार कर चुका है। ये हम लोग का किस में है, 12 में है। समझ में आया, समझे कि नहीं, थोड़ा थोड़ा, बाकी और को थोड़ा भी समझ में आया कि नहीं। अरे मान के चलिए कोई व्यक्ति है, कोई वहां अपने गांव का मालिक है, गांव के मालिक है, और उसका अपना कोई बेटा बेटी नहीं है। ऐसे में वो किसी को गोद लिया है और उसको चाह रहा है कि वो जिसको गोद लिया है उसको उस जमीन का भूदान, मतलब उसका संपत्ति का नाम उसके नाम पे कर दे। तो जो मैन है जमीन का, उसको पता चल गया कि अगर मैं उसको दान में करने दे देता हूं तो जमीन मेरे पास नहीं आएगा। तो इसलिए उसका जो भी उस टाइप से जो प्रस्ताव आएगा, जो भी समझौता रहेगा कि उसको दान पत्र दे रहे हैं, कुछ कागज में लिख के नहीं देगा जी, तो जो भी वो आएगा भूस्वामी के पास उसमें वो साइन नहीं करेगा, रजिस्टर मेंटेन नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, जो गांव का मालिक है जिसके बारे में कहानी कह रहे हैं, वो डायरेक्ट उपायुक्त के पास चला जाएगा, और जैसे उपायुक्त ने ऐसा समझ जाएगा कि केस क्या है, तो फिर वो जैसे उपायुक्त साइन कर देगा तो अपने आप माना जाएगा कि ये भूस्वामी ने भी कर चुका है। समझे। हाँ, आइए 13 नंबर में आइए। अगर मान के चलिए किसी को दे दिया, अगर मान के यहां चलिए ए के पास 25 एकड़ है, और एक अभी मतलब ये दे दिया 4 एकड़ किसको दान में दे दिया। आप लोग देखे होंगे राजा, पहले के जो झारखंड में राजा लोग या जो भी थे, वो लोग नायक को अलग से देता था, ठाकुर लोग को अलग से जमीन देता था, जो भी मतलब वहां पे फिर साफ सफाई करने के लिए अलग से जमीन देते थे कि नहीं देते थे राजा लोग, दान में देते थे कि नहीं। तो अगर मान के चलो 25 एकड़ राजा के पास है, ये 4 एकड़ दान में दे दिया, तो ये जो राजा है वो यहाँ पे 25 - 4 कितना हो रहा है, 21 एकड़। तो अभी जो टैक्स देगा 21 एकड़ का देगा कि 25 एकड़ का देगा, 25 का देगा भाई। किसी और को खाने दे दिया अपना जमीन, तो उसका टैक्स भी मैं ही भरूंगा क्या। मेरे पास बाइक ज्यादा है, मैंने किसी एक फ्रेंड को दे दी, चलो आप मेरा बाइक यूज करो, आपके पास बाइक नहीं है, तो बाइक दिया, तो उसके बाद मैं उसका टैक्स भी भरूंगा क्या, फास्ट टैग, या फिर उसके लिए तेल भी मैं भराऊंगा क्या अपने से। हाँ सुरेश, आपके पास 5 गो बोलेरो है, 5 गो बोलेरो में आप एक किसी को दे दी, जाओ इसमें आप अपना जीवन यापन करो,
तो जहां फास्टैग टोल ब्रिज होगा कि उसका पैसा आप ही दीजिएगा कि वो खुद देगा? अब वो खुद से पैसा भाड़े में जा रहे तो पैसा इकट्ठा करे तो अपने वो देगा ना भाई। हाँ, तो उसी टाइप से यहाँ पे भी है कि जैसे जोत का उपविभाजन होगा, जोत मतलब क्या बताए थे? खेत। अगर इसका विभाजन हो रहा है, 25 था, विभाजन होके 21 हो रहा है, तो इसी के आधार पर लगान का भी तो विभाजन होगा ना। लगान का वितरण या लगान का विभाजन होगा। मतलब अगर जोत में परिवर्तन हो रहे तो लगान में भी परिवर्तन होगा। किसमें बोल रही है? 11, 12, 13 में ना। तो यही बोल रहे कि जोत का विभाजन होगा तो उसी के हिसाब से लगान का भी विभाजन होगा। अब इसको 21 एकड़ का लगान देना होगा और इसको 4 एकड़ का लगान देना होगा। समझ में आया? किसमें? कितना नंबर का था ये? 13। 14 नंबर में आई है। कभी कभी सरकार के साथ कुछ समझौता होता है या जो भी मतलब एग्रीमेंट होता है कि अभी तो मैं ये जमीन ले रहा हूं, मतलब दे रहा हूं, लेकिन बाद में क्या होगा, मैं रिटर्न ले लूंगा। ये किसी को दे दिया बी को ये पूरा जमीन। अब बाद में बोला कि ये जमीन इस टाइप से लिखा गया कि जब मेरे को चाहे मैं इसको वापस ले सकता हूं। अगर अभी यहाँ 10,000 दे के जमीन ले तो जैसे ये 10,000 दे देगा उसको फिर वो वापस ले सकता है एक टाइम पीरियड के बाद। होता है ना, लीज इसी को बोला जाता है ना। हाँ, लेकिन बोला ठीक है, वो आप लीज दे दिए, कंपनी भी अगर सरकार उसमें कंपनी बना लिया तो बोले अगर ऐसी स्थिति में अगर सरकार ने कोई कंपनी या सार्वजनिक सुविधा के लिए कुछ चीजों है जैसे कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस या फिर कोई कंपनी बनाए तो ऐसी स्थिति में वो जमीन वापस मतलब देने है कि नहीं होगा। सामान्य स्थिति में जमीन दिया जाएगा, लेकिन अगर उसमें कुछ उस टाइप से एक्टिविटी होता है, कुछ उस टाइप सोशल वेलफेयर होता है तो वो जमीन फिर वापस नहीं होगा। ये किसमें लिखा हुआ है? कोलियारी वाला क्षेत्र मान के चलिए, वहां आप लोग जमीन किसको देते हैं? किसी एक कंपनी को दे देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर ये कंपनी वहां पे अगर कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो आपको 5 साल बाद तो आपको रिटर्न मिलना आपका कानूनी हक है। लेकिन अगर यहाँ पे खनन काम शुरू कर दिया है तो ये जमीन आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। समझे? हाँ कि ना? तो ये है हम लोग का 14। 15 नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर मुझे भी उतना समझ में नहीं आया। आप लोग देखिए अगर कुछ समझ में आ रहा है तो 15 किसमें? अध्याय 3 में ही है? इसी में है। हाँ, एक्चुअली इसमें है ना कि जहां तक मुझे समझ में आया था कि जैसे यहाँ किसी को जमीन दे देते हैं, जैसे बोलता है ना सीएनटी जमीन है, उसका स्वामित्व तो नहीं होगा लेकिन हम लोग उसको उसके नाम पे दे सकते हैं जे एनओसी करके। देते हैं कि नहीं देते हैं? कोई ए है, बी है, ये अपना जमीन आदिवासी जमीन सीएनटी वाला जमीन है और सीएनटी जमीन खरीद बिक्री नहीं होता, हम लोग को पता है। लेकिन ये बी ले लिए किस आधार पर? एनओसी के आधार पर। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बोला कि ठीक है ये दिया, लेकिन इसके बाद अगर इसका उत्तराधिकार है वो चाहे तो फिर से इसमें कब्जा कर सकता है। जहां तक मतलब मेरे को समझ में आया इसका कुछ ऐसा ही मीनिंग होगा 15 नंबर का। बाकी एक बार देखेंगे और अच्छा से किसी को पूछा हो, 1-2 आमीन को, वो लोग बता देंगे तो अच्छी बात है। ठीक ना? तो बाकी 9 से लेकर 14 तो हम लोग को समझ में आएंगे ना अच्छा से। वो 15 में भी कुछ थीम ऐसा ही है, मतलब है कि उसमें दाखिल खारिज नहीं हुआ, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। समझे? तो अगर इसको अगर ये करना है, वुड वाट रखना है कि दाखिल खारिज से रिलेटेड है तो यही याद रखना है कि दाखिल खारिज किस में है? 15 में है। ठीक ना?
और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उड़ान के बुक में भी मेरे को लग रहा है नहीं दिया होगा। जी सर, नहीं दिया। हाँ, तो दाखिल खारिज हम लोग का 15 में होगा। अध्याय 3 खत्म। कुछ डाउट? क्या हुआ जी? अध्याय 4 क्लास 9:30 बजे तक रहेगा, उसके बाद आप लोग को डिस्कशन करना है। कितना हुआ टाइम? 9:06। हाँ, तो अभी भी मेरे पास 20 मिनट है। किसी को बोरिंग लग रहा है क्या? नहीं सर। क्या है टॉपिक ये, मतलब अध्याय 4 में रैयत। रैयत ओनली रैयत लिखा है कि और भी कुछ लिखा है? ओनली रैयत। ओनली रैयत। रैयत है, कोई नहीं, उसको अधिभोगी रैयत कर ली गई। सर अधिक होगी रैयत। जो रैयत लिखा है ना, रैयत का आगे लिख लीजिए अधिभोगी रैयत, क्योंकि अनाधिभोगी रैयत जिसका अधिकारी नहीं है उसको तो हम लोग पढ़ना ही नहीं है। तो जो अधिभोगी रैयत होगा, जिसके मतलब उपभोग का अधिकार होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। हम लोग का 6 में पढ़ना है अनाधिभोगी रैयत। 4 में क्या है? यही है ना, अधिभोगी रैयत। और ये होगा हम लोग का 16 से 36। कहाँ से शुरू हो रहा है? 16 से 36। इसमें देखिए अधिभोग मतलब क्या है, अधिभोग का मीनिंग क्या बताए थे? इस रैयत का हम क्या पढ़े थे कुछ देर पहले, कि वैसी रैयत जो अपना उपजाऊ उत्पादन करेगा, उसको उपभोग करने का अधिकार होगा, उसको हम लोग अधिभोगी रैयत के रूप में जानते हैं। यही पढ़े हैं ना? अरे हाँ ना, कुछ बोलिएगा आप लोग, हाँ सर। मत बोलिए। 16 में ही है। कोई रैयत है, अगर रैयत किसी खेत में 12 साल तक खेती कर रहा है, कितने साल तक? तो आगे भी वो उस खेत का अधिकार मतलब उसी के अधीन में रहेगा। अगर ये भले इसके नाम पर ये जमीन नहीं है, फिर भी अगर वो 12 साल तक किसी एक जमीन को अगर खेती कर रहा है, तो 12 साल बाद उन्हीं का हो जाएगा, बंदोबस्त जैसे बनेगा, उसको फिर हटा नहीं सकते हैं। और ये नियम आज भी भारत में लागू है, और बंगाल में बहुत अच्छा खासा ये लागू है। तो इसलिए कोई भी ये बटाईदार होता है ना, उसको लगातार 12 साल नहीं करने देते हैं। समझे? नहीं समझ में? 12 तक कोई खेती करने से उसका हो जाएगा। हाँ, अगर मान कीजिए कि भूस्वामी किसी और का है, भूस्वामी ए है, और ये खेती जो कृषक है या रैयत जो है ये बी है, और बी अगर ये 12 साल तक खेती कर रहा है, तो ये भूस्वामी भी कौन बनेगा? बी ही बन जाएगा। फिर ए का कुछ काम नहीं है। तो इसलिए क्या होता है ना, कोई भी जो किसान होता है भूस्वामी, वो लोग 12 साल तक अपने बटाईदार को नहीं देता, एक ही व्यक्ति को, वो चेंज करते रहता है। और इसी के चलते एक विद्रोह हुआ था हम लोग बंगाल में, उसको पावना विद्रोह कहा गया। नाम याद है किसी को? पावना विद्रोह। हाँ, वो इसी का परिणाम था। हाँ, वहाँ जो कृषक रहते थे वो लोग को हर 5 साल 6 साल में हटा देता था, ताकि 12 साल रहेगा तो फिर वो कानून में आ जाएगा, कानूनन हो जाएगा। तो वही पावना विद्रोह इसी का रीजन था। समझ में आ गया ना? कोई कृषक अगर किसी जमीन पे 12 साल तक खेती करे, तो आगे भी उस खेत का, उस जोत का उपभोग करेगा। किसमें है ये? 16। समझ में आ गया? 17 में बोल रहा है
कि जो ये एक्ट लागू हुआ हम लोग का सीएनटी एक्ट 1908, मतलब ये एक्चुअली जो 17 में है ये बंदोबस्त रैयत के बारे में बोलता है। बंदोबस्त रैयत 17 में क्या है, बंदोबस्त रैयत के बारे में है। तो बंदोबस्त रैयत कौन हो सकता है, ये हम लोग के कौन सा धारा में है, 17 में। तो 17 में बंदोबस्त रैयत बोल रहा है कि ये बंदोबस्त रैयत उसको कहेंगे जो सीएनटी एक्ट के तहत, मतलब सीएनटी एक्ट लागू जब हुआ, मतलब कब, 1908 के पहले या बाद, 1908 के पहले या बाद अगर कोई 12 साल तक काम किया है, खेती किया है, तो उसको क्या बोलेंगे, बंदोबस्त रैयत। समझ में आ रहा है ना। पहले वाला में है कि अगर 12 साल तक किसी एक खेत में अगर जोत कर रहा है, कृषक खेती कर रहा है, तो पूरा अपने आगे वाले टाइम में भी उपभोग करने का अधिकार है, उसी को होगा। 17 में बोल रहा है कि बंदोबस्त रैयत के बारे में, और बंदोबस्त रैयत में ये लिखा हुआ है कि सीएनटी एक्ट लागू होने से पूर्व या बाद अगर कोई 12 साल तक खेती किया है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, बंदोबस्त रैयत। समझे? अरे हाँ कि ना। बाकी मान के चलो कोई गांव में रैयत है, नया रैयत आ रहा है, और वो उसको अगर 3 साल अगर वो खेती कर लिया किसी एक जमीन पर, तो उसको भी फिर हम लोग बंदोबस्त रैयत मानेंगे। और भी 1-2 केसेस है, लेकिन हम लोग को जितना जो जरूरत है उतना यही है कि बंदोबस्त रैयत उसी को मानेंगे जो सीएनटी एक्ट लागू होने से पूर्व या बाद 12 साल अगर खेती किया हो, या फिर रैयत, वैसे रैयत जो 3 साल तक खेती किए हो उसको हम लोग बंदोबस्त रैयत कहेंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बंदोबस्त रैयत के बारे में कौन सी धारा में है, तो क्या होगा आंसर, 17। बंदोबस्त रैयत कौन होगा, एक सीएनटी एक्ट के पूर्व या बाद 12 साल खेती किया हो, या वैसा रैयत जो 3 साल अभी लगातार खेती कर रहा है, तो उसको भी हम लोग बंदोबस्त रैयत मानेंगे। समझे? अरे हाँ कि ना। तो ये नॉर्मल बंदोबस्त रैयत हुआ। अब भूइहारी और मुंडारी कुटकट्टीदारों का भी तो होगा कि नहीं होगा। तो 18 में बोल रहा है बंदोबस्त किसका होगा, यहाँ पे भूइहारी और कुटकट्टीदार, और ये किसका, मुंडारी। तो इसमें इतना ही समझिए, इसमें भी वही 12 साल का ही कॉन्सेप्ट है। कोई मंझाइश भूमि हुआ या फिर कोई वो लोग का अपना प्रथा से संबंधित कोई भूमि है, तो उसमें भी अगर कोई 12 साल तक अगर खेती कर रहे तो भी उसको बंदोबस्त रैयत के रूप में जाना जाएगा। यहाँ हम लोग का क्लू यही होगा कि बंदोबस्त किसका, भूइहारी और मुंडारी। भूइहारी और मुंडारी होगा तो किस में होगा, 18 में। और अगर सिंपल बंदोबस्त रैयत होगा तो किस में होगा, 17 में। 17-18 समझ में आ गया। अरे आया कि नहीं आया। अगर 17 और 18 में बंदोबस्त रैयत हो रहा है, तो अब ये लोग को अधिभोगाधिकार भी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जो 19 में आएगा कि 17 और 18 में जो बंदोबस्त रैयत बना, बंदोबस्त रैयत बना, उसको क्या लिखे, अधिकार, हाँ, अधिभोगाधिकार। मतलब क्या हुआ, डिवाइड कर लीजिए। अधिभोग मतलब भोग प्लस अधिकार। तो जो बंदोबस्त जिस जमीन पे है, जैसे कोई 12 साल तक वहां पे है, तो आगे भी उसको करने के लिए संरक्षण देगा कौन, सरकार। कि अगर 12 साल उस जमीन में काम किया तो आगे का भी जो उसमें काम करके खुद से उपभोग करेगा। तो इसी को क्या बोला, अधिभोग अधिकार। भोग को ही और अच्छा से उपभोग करने के लिए उसको क्या कहा गया, अधिभोग। होता है ना कि शुद्ध विशुद्ध, उसी टाइप से है।
समझे ना? समझ में आया कि नहीं? तो 17 और 18 में जो बंदोबस्त हुआ उसको और अच्छा से कानूनी रूप से उसका उपभोग करने का अधिकार किसमें दे रहे हम लोग को? 19 में। समझ में आया? 19। अब 20 में आई है। जो भी यहाँ उपभोग करने का अधिकार मिला हम लोग को किसमें? 19 में। अब 20 में बोल रहा है कि इस पर जो रैयत का है, रैयत का अधिकार जारी रहेगा और इसमें भूस्वामी भूस्वामी लास्ट लाइन दिख रहा है? उन्नीस में क्या बोल रहा है? उपभोग रहेगा ना किसका? रैयत का। तो जो रैयत का उपभोग है तो वो रहेगा, तो इससे क्या होगा? भूस्वामी को उसमें हस्तक्षेप, भूस्वामी का प्रतिकूल हस्तक्षेप यहां नहीं होगा। बोलने का मतलब है कि भूस्वामी अपने जो वहां पे जो रैयत है जिसको 12 साल करने के बाद उसका अपना हो गया, उस पर वो किसी भी तरीके से वो प्रभाव नहीं डाल सकता है। और समझ में आया ना? मतलब क्या खेती करना है क्या नहीं करना है उस पर और वो बात नहीं कर सकता है। कौन? भूस्वामी, जो बंदोबस्त रैयत बन गया उस पर। समझे कि नहीं? नहीं समझे? नहीं आ रहा है क्या? जी सर। अरे 17 में क्या हुआ? बंदोबस्त रैयत बना, जो 12 साल पूर्व या बाद किया है, ये सिंपल है। 18 में बोला कि ये भूमिहारी और मुंडारी लोगों के लिए भी वही चीज रहेगा। 19 में बोल रहे कि जो बंदोबस्त रैयत बना उसका अधिभोगाधिकार रहेगा, मतलब उपभोग करने का अधिकार बना रहेगा। और उपभोग करने का अधिकार तभी बना रहेगा जब भूस्वामी उस पर कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगा। वही तो है इसमें 20 में। कुछ और बता रहे क्या? कहानी को आप अभी बस एक्चुअली समझाने के लिए अलग अलग करके लिख रहा हूं, नहीं तो एक कहानी बन रहा है ना हम लोग को शुरू से, कि पहले 12 साल कोई करेगा तो उसको आगे भी करने का अधिकार होगा, उसको फिर बंदोबस्त रैयत मानेंगे, फिर बंदोबस्त रैयत फिर मुंडारी और भूमिहारी के लिए अलग से आएगा, वो 18 में हो जाएगा। और 17-18 में जो दोनों में बंदोबस्त बना उसको फिर अधिकार मतलब अधिभोग करने का अधिकार देंगे। और अधिकार देना मतलब उपभोग करने का अधिकार तभी हो पाएगा जब उसमें भूस्वामी हस्तक्षेप कम से कम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं इतना दूर? हाँ, बाद में और एक बार ये वीडियो देख लीजिए क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन कोशिश उस पर विश्वास मतलब भरोसा मत रखिए कि वीडियो में देख के करेंगे, क्योंकि वहां मैं फिर से दोबारा समझा नहीं पाऊंगा। अभी क्वेश्चन पूछिएगा तो अभी समझा पाऊंगा। 21 अभी क्या है कि यहां तक कुछ वो हस्तक्षेप नहीं कर रहा है कुछ, और जब हस्तक्षेप नहीं कर रहा है रैयत पर, तो रैयत अपने अनुसार घर मकान बनाए कि नहीं बनाएगा? जी सर। हाँ, अगर वहां पे भूस्वामी होता तो भूस्वामी बोलता ना मेरे घर में क्यों बना रहे हो मेरे जमीन पे, लेकिन अब इसके पास क्या बोल रहा है 20 में, क्या वो कुछ प्रभाव नहीं डाल सकता है। और जब कुछ प्रभाव नहीं डाल सकता तो रैयत क्या दूसरे गांव से आके यहाँ काम करेगा या वहीं पर अपना घर द्वार बनाएगा? ईंट वीट रखेगा कि नहीं रखेगा? इसलिए उपयोग क्या लिखा है देखिए तो एक बार। भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार। भूमि के उपयोग के संबंध में हाँ, आगे भूमि
जिसको लग रहा था कि ये सिर्फ रैयत लिखा हुआ है, अब समझ में आ गया कौन सा रैयत है, अधिभोगी रैयत। तो यहाँ तक कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट स्टेप उसका अपना वहाँ सुविधा के अनुसार कुछ काम करेंगे नहीं करेंगे। तो भूमि के उपयोग क्या करेंगे, एसपीटी में हम लोग क्या देखे थे, ईंट बनाया था, जलाशय बनाया था, सिंचाई करवाए थे कि नहीं करवाए थे। जी सर। तो चीज यहाँ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ईंट, मकान, सिंचाई के लिए क्या होगा, तालाब आदि सब, ये सब बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। 21 का या 21 का, वहां हम लोग पढ़े थे वृक्ष के बारे में, एसपीटी में बताए तो कौन सा नंबर में वृक्ष सब था, 17 में था। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे भी वृक्ष का उपयोग करेंगे कि नहीं, क्योंकि झारखंड एक वन झाड़ियों से बना प्रदेश है, यहाँ से फल जो कंद मूल मिलते हैं उसमें उनको बेचकर अपना उपयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है वृक्ष के बारे में भी अलग से एक सेक्शन होना चाहिए। तो किसमें है, 21 का कम है। अच्छा, इसमें और एक चीज है, जो यहाँ उपभोग कर रहे हैं ना, अगर लगान वो अगर सही टाइम पे दे रहा है तो जितना भी उत्पादन किया जाएगा उसका 9/11 भूस्वामी के पास जाएगा, 9/20 और 11/20 रैयत के पास रहेगा। ठीक ना, ये थोड़ा याद कर लीजिए। नहीं, 20 में भी है, ठीक ना। और 21 का अगर वृक्ष है, वृक्ष में भी अगर लगन वगन सब दिया गया है, तो कास्ट वाला अगर रहेगा, कास्ट मतलब कौन सा बोलते हैं इसको, जलावन वाला रहेगा, जलावन लकड़ी अगर रहेगा तो भूस्वामी और रैयत के बीच कितना होगा, 50-50% का शेयरिंग होगा। और अगर बाकी जो वृक्ष से जो मतलब गौण उत्पाद आएगा, जैसे फल फूल कंद मूल जो भी है, गौण उत्पाद या अन्य उत्पाद, उसमें भी फिर 9/20 भूस्वामी और 11/20 रैयत। समझ में आया। और ये दोनों चीज ना डिवाइडेड हम लोग के एसपीटी में नहीं देखने को मिलता है, मिला था क्या। हाँ, तो ये क्या है, कंपैरेटिवली हम लोग दोनों मतलब कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। तो ये हम लोग क्या होगा, एसपीटी भी हम लोग का रिवीजन होता जाएगा और सीएनटी भी हम लोग चलता रहेगा। समझे ना। 16 में क्या था, 12 साल, 17 में बंदोबस्त रैयत, 18 में भूइहारी और मुंडारी, 19 में जो भी बंदोबस्त हुआ उसको आगे अधिभोगाधिकार रहेगा, 20 में बोला कि भूस्वामी कोई पार्टिकुल मतलब प्रभाव नहीं डाल सकता है, 21 में अपना उपयोग करेगा, 21 का कम वृक्ष से संबंधित भी उपयोग किया जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अगर ये जमीन अमीन सब अपना ये सब करेगा तो अब क्या इसको हटाने के लिए फिर भूस्वामी कभी भी हटा सकता है क्या, इनको टैक्स भी दे रहे हैं, अपना शेयरिंग भी दे रहे हैं, हिस्सा भी दे रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में उसको हटाया जा सकता है क्या, नहीं। तो बेदखली से संरक्षण मतलब उपायुक्त के आदेश के बिना रैयत को हटाया नहीं जा सकता है। किसमें है ये, अब ये 22 यहाँ पढ़े तो दिमाग में एसपीटी में जाइए, एसपीटी के 22 में क्या है, न्यास वाला है। गुड। तो बंदोबस्त यहाँ नहीं होगा, जैसे कि वहां पे भी था उपायुक्त के आदेश के बिना बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। किसमें था वो, एक 14 में था, बेदखल था, हाँ, और एक कितना 64 के आसपास था शायद, नहीं
42, हाँ 6 में 42 62 भी है, लेकिन मेनली 42 का आप मानिए वहां पे। 62 भी कुछ वैसे है यार, मुझे भी नहीं आ रहा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है हाँ ना। वो ट्रेसी मूवी का अगर मतलब हाँ 22 समझ में आया ना। और मान के चलिए कि खतियान अभी हम लोग मान के चलिए दादू का है, मेरा खतियान मेरे दादू के नाम पे आई, उनकी जब मृत्यु हुई तो नाम उसका जितना भी संपत्ति है क्या पिता के नाम पे आ गया, आया कि नहीं कब्जा। तो बोल रहे वही चीज, जिसके नाम पर ये अधिकार है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लड़का को बाकी संपत्ति जैसे मतलब मिल जाता है, उसी टाइप से जमीन का भी हस्तांतरण उसी रूप में होगा। समझ में आया। मिटा दें। हाँ सर दिख रही है। 23 में अपने बेटे के नाम पे एजीटी जैसे बाकी संपत्ति का मतलब क्या बोलते उसको विरासत में मिल रहा है, उसी टाइप से जमीन भी विरासत के रूप में ही आगे बढ़ेगा। किसमें बता रही है 23। और कौन सा रैयत के बारे में आई है, अधिभोगी रैयत। और बाई चांस अगर इसको ट्रांसफर वगैरह किसी और को विक्रय करना है या दान वगैरह करना है तो वो कौन सा में है 23 क्या किसमें होगा 23 का कम में है। इसके लिए बस एक क्या होगा रजिस्टर बनवाना है, उसमें उसका नाम लिखवाना है। तो 23 का आ गया ना। अरे हाँ कि ना, क्या हुआ मन नहीं कर रहा है। और सब शांत है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा हुआ तो अभी चलेगा, 9:30 तक होगा ही क्लास। क्या हुआ, खाना पीना कर रहे हैं तो कर लीजिए। 24 नंबर में आइए। जो भी लगान देना होगा उसके लिए एक निर्धारित समय होता है कि नहीं होता है। इसी से रिलेटेड है, स्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था। तो सूर्यास्त नियम कब आया था बताइए 1794। तो ये सब क्या, वो सब दिमाग को आपको खिलाना है, एक दूसरे से इंटरलिंक करना है। तो 24 में वही बोल रहा है कि लगान निर्धारित समय पर देना होगा। किसको देना होगा, अधिभोगी रैयत को। अधिभोगी रैयत को क्या है कि समय पे वो लगान देंगे। किसमें है ये 24 लेकिन अगर मान के चल कोई सरायकेला खरसों वाला अनुमंडल है उस टाइम, अगर यहाँ पे कोई अगर बगीचा या फल के उत्पादन कर रहे तो ऐसी स्थिति में लगान देने की जरूरत नहीं होगा। ये स्पेशल केस था सिर्फ और सिर्फ सरायकेला खरसों वालों के लिए, मतलब हम लोग के लिए था ये। क्या सुने, वो नहीं पता क्यों, हो सकता है कॉल भीतर वगैरह होते रहता था इसलिए। चौबीस के में बोल रहा है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसका आधा कहानी, कि अगर उपविभाजन होगा तो लगान का भी विभाजन होगा। किसमें है ये, अगर लगान निर्धारित समय में भू अधिभोगी रैयत को देना ये 24 में है, तो 25 में ये भी है कि अगर जमीन का हस्तांतरण या विक्रय हो रहा है, ये आदमी
उपजाऊ भूमि या जोत का मतलब विभाजन हो रहा है तो लगान का भी विभाजन होगा। ये किसमें है? 24 का ए में भी है। और इसके पहले कहाँ पढ़े थे इसको और एक बार हम लोग? अभी पढ़े थे ना? तेरह में क्या था? तेरह में क्या था? वही लगान का विभाजन। भूस्वामी का विभाजन होगा तो उसका लगान में भी विभाजन। हाँ, और भूस्वामी का और यहाँ किसका हो रहा है? अधिभोगी रैयत का। उसमें याद रखना, अगर उसमें 13 भी रहा और 24 ये भी रहा और आप लोग डायरेक्ट के लिए लगान का विभाजन, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होना है। जैसे लगान का विभाजन और 13 और 24 ये मिल रहा है तो उससे आगे देखिए कि भूस्वामी का बोल रहा है या रैयत का बोल रहा है, ठीक ना? 25 में आई है। 25 में बोल रहा है अगर टैक्स लग रहा है, टैक्स मतलब उतना ही है, अगर उसमें कोई विवाद या उसमें कोई कंप्लेंट मतलब कोई शिकायत नहीं कर रहा है तो टैक्स वही चलता रहेगा। मतलब मान के चले अभी जो टैक्स का जो रेट है, मान के चले 3 रुपया है और इसमें कोई शिकायत या कुछ इसमें मतलब ये त्रुटि नहीं आ रहा है तो यही टैक्स आगे भी चलता रहेगा। मतलब अगर ये टैक्स सही है, अगर लगान ये सही है तो आगे भी चलता रहेगा, इसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। किसमें पता रहिए? 25 में। समझे? 26 में बोल रहे हैं कि अगर एग्रीमेंट के टाइम अगर ये बढ़ाया बताया गया कि हर 5 साल में हर 10 साल में कुछ % बढ़ेगा तो अभी भी वो नियम अभी भी चलता रहेगा। किसमें बोल रही है? तो इसका जो लैंग्वेज है उसके बार आप देख लीजिएगा, लेकिन जो मेन थीम है वही है कि पहले अगर बताया गया है तो कोई नहीं, लिख लीजिए यहाँ। तो ये समझ में आ गया ना? ये 25 में बोल रहा है अगर टैक्स जो है, टैक्स अगर सही है मतलब टैक्स प्रणाली 25 है कि नहीं बुक में आप लोग का? नहीं है सर। तो लिखिए चुप 26 कुछ नहीं है। चुपचाप। नया वाला दिया है सर। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और नहीं दिया है वो लोग लिख लीजिए। अगर लगान सही है तो आगे भी जारी रहेगा यही लगान। मतलब लगान अगर जितना भी % अभी लग रहा है, अगर उसमें कोई विरोध नहीं हो रहा है, उसमें कुछ मतलब कमिटी ने कुछ अगर उसको गलत नहीं ठहराया किसी कमिटी ने, तो आगे भी वो टैक्स चलता रहेगा। ये किसमें है? 25 में है। जैसे लगान सही है नहीं है वो उसके लिए कमिटी बैठता है ना, तो उसने अगर सही माना तो आगे भी वो चलता रहेगा। समझे? देखिए वहां पे कहीं समझौता लिखा हुआ नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। अगर पहले समझौता में वृद्धि की बात करता है, वृद्धि की बात अगर उल्लेख है तो आगे भी वो वृद्धि होगा। एग्जाम्पल, हर 5 साल में 1% इंक्रीज, तो ये आगे भी होता रहेगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा 9:30 बज गए क्या? हाँ सर, 9:35 हो गया। अच्छा ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर कल इतना दूर होना चाहिए। समझे ना? क्या हुआ? एनर्जी डाउन?